हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। अर्थात इस वीडियो में भारत के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, या फिर यूँ कहें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज तक किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है, उन सब को एक एक करके बहुत ही आसान शब्दों में हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए, और मैं शुरू में ही कह देता हूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो है आपके सामने कुछ स्पेशल करने वाला हूं। वो ये कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे को हम ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व करने वाले हैं, अर्थात इसमें ट्रिक की भी बौछार होने वाली है। तो कहीं मत जाइए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलते हैं आज की कड़ी के पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना है। किसी क्षेत्र के पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी वन, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब भाई साहब हम आपको बता दें कि हिंदी के स्टूडेंट पर्यायवाची शब्द में उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें जो तीन शब्द है ए बी सी, यानी जंगल, वनस्पति और वन, तीनों एक तरह का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इसमें प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिए और उनका उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आई होप कि आपको याद हो गया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वनस्पति। किसी क्षेत्र के पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कड़ी का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। प्राकृतिक वनस्पति के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हुआ हो? ध्यान रखिए, मानव का कोई हस्तक्षेप न हुआ हो। ऑप्शन ए अक्षत वनस्पति, ऑप्शन बी अक्षय वनस्पति, ऑप्शन सी डेल्टाई वनस्पति, और ऑप्शन डी सदाबहार वनस्पति। तो ऐसे प्रश्नों में जो है ना दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। तो बताइए उस प्राकृतिक वनस्पति के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, मानव का कोई एक्टिविटी वहाँ ना हो? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और ये कुछ समय पहले आईएएस के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अक्षत वनस्पति। अक्षय और अक्षत में अंतर है, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अक्षय और अक्षत। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो गया अक्षत वनस्पति। चलिए आज की कड़ी का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में, बिल्कुल ध्यान से, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब देखिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे प्रश्नों को कैसे जवाब याद रखेंगे। तो देखिए आप ऑप्शन को देखने से लगेगा कि उष्णकटिबंधीय सारे ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको याद सिर्फ रखना है पतझड़ वन, और उसको इनडायरेक्टली उष्णकटिबंधीय दिमाग में रख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, चलिए
आज की कड़ी का चौथा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 400 सेंटीमीटर। तो बताइए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि उष्णकटिबंधीय है सब में, तो उसको ध्यान नहीं रखना है, बल्कि उसके बाद जो है उसको देखना है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है, भारत के 2 द्वीप समूह है, उसमें कौन से वन की प्रधानता पाई जाती है या किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, चलें हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्या कहता है, निम्न में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? ऑप्शन ए सागवान, ऑप्शन बी सखुआ, ऑप्शन सी शीशम और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से सभी का उत्तर होगा, अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में सागवान, सखुआ, शीशम इन सारे प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कहता है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सागवान, ऑप्शन बी खैर, ऑप्शन सी त्रिफला और ऑप्शन डी सखुआ। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा कि हम ट्रिक के माध्यम से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। अब देखिए, पहले ये बताइए कत्था क्या है? लोग पान में लगाकर खाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पान और कत्था वाला संबंध ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रिक के लिए मैं ये बता रहा हूँ। कत्था खाने में काम आता है और वो पान में लगाकर खाते हैं। अब एक खाना शब्द से संबंधित देखिए, इनमें से आपको कुछ मिल जाएगा। कत्था खैर, कत्था खैर मतलब कत्था खाया जाता है पान के साथ। ये ट्रिक आप दिमाग में रख लीजिए, आई होप कि आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए, इस ट्रिक के हिसाब से क्लियर हो गया कि कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज से पहले क्या यह ट्रिक आपको मालूम था, और ऐसे भी बहुत सारे ट्रिक अभी हम बताने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है। क्या कहता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 70 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 से 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 250 से 300 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हम बता रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 70 से 100 सेंटीमीटर। चले अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी बिजनवारी, ऑप्शन सी सेंचल और ऑप्शन डी सुखिया पोखरी। अब यहाँ भी देखिए, मैं जैसा कहा यहाँ भी एक ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
अब देखिए, उत्तर बताने से पहले हम ट्रिक पर ही चलते हैं। सिनकोना, सिनकोना, ये इसको थोड़ा सा तोड़ कर याद रख ले। सिनकोना को सिलना याद रख सकते हैं, सिलना। और सिलने का काम कौन करता है भैया? सिलना क्या? कपड़ा सिलना। सिलने का काम कौन करता है? दर्जी। सिलना कौन काम करता है? दर्जी का काम सिलने का होता है। अब ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, सिनकोना सिलना, सिनकोना सिलना, और सिलने का काम करता है दर्जी। और बताइए, दर्जी शब्द से मिला जुला कोई शब्द आपको ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप कहेंगे हाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में ही है, दार्जिलिंग। तो इस ट्रिक से भी आप इसका उत्तर याद रख सकते हैं। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, क्या है? किस वनस्पति क्षेत्र में ऊंचे पेड़ों का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो आपको सही जवाब बताना है। ये सब प्रश्न कई बार आईएएस की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए मैं उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, निम्नलिखित में से कहां कोणधारी वन पाया जाता है? बिल्कुल ध्यान से, इसमें भी मैं ट्रिक बताने वाला हूं। कोणधारी वन पाया जाता है कहां पर? ऑप्शन ए पर्वतीय वन, ऑप्शन बी ज्वारीय वन, ऑप्शन सी डेल्टाई वन, और ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो भाई साहब इसका उत्तर जानने से पहले ये कोणधारी वन से रिलेटेड हम पहले एक ट्रिक बना लेते हैं। यहाँ भी एक ट्रिक हम बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी एक ट्रिक देखते हैं क्या है। पहले एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोणधारी, नाम क्या है? कोणधारी। एकदम बिल्कुल इसको तोड़िए, कोणधारी मतलब कोना में धार। इस तरह ध्यान में रख लीजिए, कोना में धार। तो किसके कोने में धार होता है? तो भाई साहब पत्थर का जब टुकड़ा होता है ना, चाहे किसी भी तरह का आप टुकड़ा ले लीजिए, उसके कोने में मतलब किनारे में धार पाया जाता है। तो भाई धार पाया जा रहा है पत्थर में, और पत्थर कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन में देख लीजिए, पर्वत शब्द आ रहा है। पर्वत पत्थरों से बना है, और पर्वतों के टुकड़े में किनारे पर धार पाया जाता है। तो भाई साहब आप आराम से इनका बता देंगे ना, कोणधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर देके फटाक से बता देंगे आप, पर्वतीय वन। क्लियर? और इसका ये सही जवाब भी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, क्या कहता है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पर्वतीय वन, ऑप्शन बी ज्वारीय वन, ऑप्शन सी डेल्टाई वन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई साहब आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको आगाह कर देते हैं। कुछ तो बहुत सारे दोस्त ऐसी गलती करेंगे कि प्रश्न में देखिएगा, अरे भाई साहब ये डेल्टाई शब्द लिखा है ना, डेल्टाई भाग, ये सब नदियां हैं। ठीक है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के डेल्टाई भाग में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो आदमी दिमाग लगा लेगा, तुक्का मार देगा, डेल्टाई है, और उसका सही जवाब डेल्टाई वन मार देगा, जो पूरी तरह से गलत है। तो मैं बताने वाला हूं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है भाई साहब ज्वारीय वन। क्या है? ज्वारीय वन। ज्वारीय में ज्वार भाटा शब्द आ जा रहा है ना? तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, और ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। 12 नंबर प्रश्न को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भूलिएगा और डेल्टाई शब्द याद आ जाएगा, आप डेल्टाई से डेल्टाई वन मारिएगा, जो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, चलिए हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, क्या कहता है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी,
और ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो बताना ये कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया। तो इसका सही जवाब क्या है, 1890 ईस्वी। भाई साहब, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी हम थोड़ा सा जानकारी हम दे देते हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का अगर आपको पूरा समय पूछा जाए तो इसका पूरा समय है 13 फरवरी 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। और इनके लिए और भी जानकारी चाहिए तो वो आप इस वीडियो को जब देखिएगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का वीडियो, तो उससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या कहता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो ऐसे सब प्रश्नों को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि दिमाग में सेट कर लेना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या लिखा है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का पुनर्गठन कब किया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न। अभी तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना पे लोग अटका रहता है और भाई साहब इनका पुनर्गठन भी किया गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1890 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी और ऑप्शन डी 1957 ईस्वी। तो बताइए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का पुनर्गठन कब किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1954 ईस्वी। आज़ादी के बाद इस प्रकार के संरक्षण जो वनस्पति सर्वेक्षण है उसमें जो नियम में कुछ चेंजेज किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं क्या लिखा है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं। यहाँ भी हम ट्रिक का सहारा लेंगे और वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर ट्रिक बताएंगे। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए कि भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ भी हम ट्रिक का सहारा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी ट्रिक का सहारा लेंगे। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वो ट्रिक क्या लिखा है। सागौन, सागौन को इस तरह याद रखिए। सगा भाई याद रख सकते हैं, सागौन सगा याद रख सकते हैं। सगा के मध्य प्रेम होता है, दो सगे भाइयों के मध्य प्रेम होता है। ये एकदम दिमाग में वाकई रख लीजिए, है ना। हकीकत क्या उस पर हमको नहीं जाना है। सगे भाइयों के मध्य प्रेम है, सगे भाइयों के बीच प्रेम है, ये चीज़ याद रख लीजिए। अब मध्य या बीच से एक राज्य का नाम आ जाता है और वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या आज के बाद ये सागौन वाला वन का जो प्रश्न है ये भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है। इसको भी हम ट्रिक से देखेंगे, इसको भी हम ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी स्प्रूस, ऑप्शन सी चीड़ और ऑप्शन डी सुंदरी। तो बताइए सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पहले ट्रिक देख लीजिए भाई साहब। भारत के लोग बड़े धर्मावलंबी हैं। भगवान की प्रतिमा ऊंचे स्थानों पे स्थापित होनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो, जो भी धार्मिक स्थल हो उसके ऊंचे स्थानों पे स्थापित करता है। तो भाई साहब ऊंचे स्थानों पे मंदिर बनता है और मंदिर में कौन होते हैं, देवता होते हैं। तो बताइए सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष क्लियर हो गया, देवता। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला देवता यानी देवदार। ठीक है, चलिए इसको भी याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक से हो गया क्लियर। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं
प्रश्न संख्या 18 कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी, ऑप्शन बी 1981 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए FSI की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1981 ईस्वी। तो चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। एकदम बिल्कुल सटा हुआ जो है ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। बताइए इनका सही जवाब क्या होगा? तो इनका सही जवाब है, ऐसे प्रश्नों को रटना नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं रटना नहीं है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8, यानी भारतीय वनस्पति क्षेत्र को 8 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, इसको भी हम ट्रिक से सोल्व करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन ए पलाश, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी सागवान और ऑप्शन डी महुआ। तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है पलाश। जंगल की आग को पलाश कहा जाता है ना। मतलब इसमें पत्तों या पेड़ की बात की गई है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। अब देखिए पलाश को याद रखिए, जंगल में जब आग लग जाता है तो पशु पक्षियों की लाशें बिछ जाती है। गांव में भी जब आग लग जाती है, घरों में जब आग लग जाती है तो भाई उस घर में निवास करने वाले लोगों की लाशें बिछ जाती है। ये ट्रिक आप अपना लीजिए। भगवान न करे, खुदा न करे, ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन ट्रिक तो हमको याद करना ही पड़ेगा। जंगल में आग लगती है तो पशु पक्षियों की लाशें बिक जाती है और पलाश में वो लाश शब्द छिपा हुआ है। क्लियर हो गया? ट्रिक से बन गया ये इस प्रश्न का जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भारत में सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस वनस्पति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन सी समशीतोष्ण वन और ऑप्शन डी अल्पाइन वन। बताइए भारत में सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस वनस्पति के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब क्या है? शुष्क सदाबहार वन। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1982 ईस्वी, ऑप्शन सी 1986 ईस्वी और ऑप्शन डी 1990 ईस्वी। तो बताइए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1982 ईस्वी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, क्या कहता है? वन क्षेत्रों में वृद्धि के मामले में, बिल्कुल करंट प्रश्न है, वन क्षेत्रों में वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां और ऑप्शन डी 10वां। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8वां, क्योंकि विश्व लेवल पर भारत ने जो है कि वनस्पति के मामले में इतनी ज़्यादा वृद्धि की है कि इस मामले में भारत का स्थान 8वां है। ये बहुत गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इनको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, दिमाग की खोपड़िया में इसको बैठा लेना है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? ऑप्शन ए 4975 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 4992 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 50
72 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 5992 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4992 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो भाई साहब, चिपको आंदोलन के लिए भी अलग से एक वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है भाई साहब। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रश्न को पहले देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हरियाणा। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है किस राज्य से की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, चिपको आंदोलन जो है वनों से रिलेटेड है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वनों की रक्षा से संबंधित है। दूसरा, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो किया था ना दोस्तों, वह शुरुआत किया था सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें प्रमुख रूप से ये रोल निभाने वाले हैं। ठीक है। इसके लिए पूरा चिपको आंदोलन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने उस वीडियो में समाहित किया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपकी जानकारी में और भी बढ़ोतरी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में न्यूनतम वनावरण किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी सिक्किम। भाई साहब, ये 26 नंबर प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को हमने सहेजा है, उनको एक सरसरी निगाह से हम देखने वाले हैं। पहले तो प्रश्न के हिसाब से देख लेते हैं। भारत में न्यूनतम वनावरण मतलब भारत में सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, ये भी मतलब हो सकता है इस प्रश्न का। तो इसका सही जवाब है हरियाणा, कि हरियाणा में सबसे कम जो है कि वन पाया जाता है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर आपसे पूछे 3.60% वन पाया जाता है संपूर्ण भारत के वन का। और दूसरा बात ये है, ये सारे जो है ना ऑप्शन वो क्रमशः है, क्रमबद्ध रूप से इनको यहाँ पे सजाया गया है। मतलब सबसे कम तो हरियाणा में है, 2 नंबर पे पंजाब है, 3 नंबर पे गोवा है और 4 नंबर पे सिक्किम है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न, 2-3 प्रश्न तो इससे निकल के चले ही आए। वो आप चाहें तो कहीं पे नोट कर सकते हैं कि सबसे कम हरियाणा 1 नंबर पे, नीचे से 2 नंबर पे पंजाब, 3 नंबर पे गोवा और 4 नंबर पे सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी ओडिशा। तो बताइए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, है ना। अब देखिए, ये भी भाई साहब आपको क्रमशः नाम मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मतलब वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का और ओडिशा का चौथा स्थान है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से, ये चाहें तो आप मेरा ऑडियो सुनकर उसको लिख लीजिए। मतलब वन के मामले में अगर पूछे तो एक वाक्य आप लिख लीजिए, मंझला अरुण के छत पर गाछ है। लिख सकते हैं, मंझला अरुण के छत पर गाछ है या पेड़ है या वन है। तो मंझला से मध्य प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया? ये 3 राज्य तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? वर्ष 2017 से 19 के बीच वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य का क्या नाम है? देखिए, ईयर दिया है और ज़्यादा पुराना तो ईयर नहीं है ना, 2-3 साल पुराना ईयर है। उसको ध्यान से देखिए कि वर्ष 2017 से 19 के बीच वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक।
मतलब वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले राज्य में पहला स्थान है कर्नाटक का। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक अपना लीजिए। सर्वाधिक वृद्धि के मामले में कर्नाटक 1 नंबर पे है, उसके बाद 2 नंबर पे है आंध्र प्रदेश और 3 नंबर पे है केरल। तो क्लियर हो जाएगा, अगर कर्नाटक ना रहे तो दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तीसरे स्थान पे केरल हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलें आगे। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। भारत में पहला वन सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 2011 ईस्वी, ऑप्शन बी 2014 ईस्वी, ऑप्शन सी 2016 ईस्वी और ऑप्शन डी 2019 ईस्वी। तो बताइए भारत में पहला वन सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या है? 2011 ईस्वी। तो क्लियर है, भूलेंगे नहीं। वन सम्मेलन, अब देखिए 2011 याद रखिए, वन इस तरह का होता है, ये हो गया वन, पेड़ का हो गया। इसका दोनों टहनी को याद रख लीजिए, दोनों हिस्से को याद रख लीजिए, 1 और 1 11, मतलब ये ट्रिक भी अपना सकते हैं 2011। अब भारत में पहला वन सम्मेलन 2011 में ही क्यों बुलाया गया, इसका भी कारण है, वो अभी जस्ट अगले प्रश्न में स्पष्ट हो जाएगा, और वो है प्रश्न संख्या 30। ठीक है, देखिए क्या है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 2006 ईस्वी, ऑप्शन बी 2008 ईस्वी, ऑप्शन सी 2010 ईस्वी और ऑप्शन डी 2011 ईस्वी। तो अभी मैंने कहा 29 नंबर प्रश्न का विस्तार रूप प्रश्न संख्या 30 है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किसे घोषित किया गया? इसका सही जवाब है 2011 ईस्वी। तो क्लियर, भूलेंगे नहीं। 2011 और वन से रिलेटेड 2 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो है कि 2011 में ही क्यों, या वन सम्मेलन 2011 में क्यों घोषित किया गया? तो आप कहेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को घोषित किया गया था, इसलिए भारत ने इसको गंभीरता से लिया और 2011 ईस्वी में ही भारत का पहला वन सम्मेलन बुलाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। लाख का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? मतलब लाख का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी भारत। तो बताइए लाख का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भाई साहब घबराइए मत, वीडियो एंड की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द एंड हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, क्या है? रेलवे स्लीपर निर्माण में किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। रेलवे स्लीपर का निर्माण में किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए चीड़, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी साइप्रस और ऑप्शन डी स्प्रूस। तो पहले उत्तर जान लीजिए, इसका उत्तर है चीड़। रेलवे स्लीपर के निर्माण में चीड़ के लकड़ी का प्रयोग होता है। अब देखिए, चूंकि स्लीपर ये समझिए, मान लीजिए ये रेल की पटरी है, ठीक है, रेल की पटरी है, यही स्लीपर जोड़ने के लिए कई बार क्या होता है कि ये जो किनारे वाला हिस्सा है, ठीक है, स्टेशन का हिस्सा है, तो इस पटरी को रोकने के लिए यहाँ पे लकड़ी का एक तरह का तख्ता लगाया जाता है, इसको बोलते हैं स्लीपर। ठीक है, जोड़ने के लिए ये स्लीपर का काम करता है। तो इसी लकड़ी का निर्माण किस प्रकार के पौधे से किया जाता है या कौन से लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसी स्लीपर में? वो है चीड़। अब चीड़ इसलिए है कि मान लीजिए पेड़, ठीक है, देखिए कैसे आप बना सकते हैं। यह मान लीजिए पेड़ की सिल्ली है, ठीक है, पेड़ की सिल्ली है। अब मोटा पेड़ को तो एक बार लगा नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे कि यह अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो इसको आप बीच से चीरेंगे, चीर कर उसे पतला पतला में बांटेंगे और वो स्लीपर का काम करेगा। मतलब लकड़ी को चीर कर रेलवे स्लीपर बनाया जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, चीड़ से चीड़ हो गया। क्लियर? चलिए
प्रश्न संख्या 33 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी कई सारे प्रश्न समाहित है, उनको भी मैं देखने वाला हूं। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में, सॉरी वीडियो दिक्कत हो रही है, हाँ देखिए, भारत में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में कब लाया गया? फिर से, भारत में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर जो है कि घास की श्रेणी में कब लाया गया? पहले तो यह प्रश्न पूछ देगा कि बांस को आप वृक्ष मानते हैं या घास मानते हैं। तो क्लियर है, इस प्रश्न से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि बांस को वर्तमान में घास माना गया है, यह घास का एक नस्ल है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वही जो बांस है उसको वृक्ष की जगह पे घास घोषित किया गया किस साल? ऑप्शन ए 2014 ईस्वी, ऑप्शन बी 2016 ईस्वी, ऑप्शन सी 2017 ईस्वी और ऑप्शन डी 2019 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 2017 ईस्वी, ऑप्शन सी 2017 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए बांस के संबंध में दो चार बातें और जान लेते हैं कि यह जो किया गया है वृक्ष से घास घोषित किया गया 2017 ईस्वी में, यह किया गया भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके यह किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कब किया गया? 2017 ईस्वी में। कहाँ देखिए 27-17 एक कॉमन सा चीज है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कब किया गया? 2017 ईस्वी में। एक चीज और जान लीजिए, भारत में बांस की 100 से अधिक किस्में पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की बात अगर आए कि भारत में बांस के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है ना दोस्तों, उसको फिर से लिख दूं, क्षेत्रफल के अंतर्गत जो है यह, इसको इस तरह याद रख लीजिए, 1,210 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भारत में बांस के अंतर्गत। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, बांस का वार्षिक उत्पादन जो है दोस्तों वो 4 मिलियन टन का उत्पादन होता है। तो बांस से रिलेटेड दो चार प्रश्न तो इसमें ही सोल्व हो गए। तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो का प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब करना ही है, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है ये हमारी मुहिम है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराने का। हम चाहते हैं कि आप डिजिटल माध्यम से फ्री में सारी तैयारी और कंप्लीटली तैयारी कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।